नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कपिल काचवा शिखर यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों आज हम जो हमारा जो नेशनल इनकम का जो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है उसके बारे में दोस्तों आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम पूरी थ्योरी उसकी देखने वाले हैं कि उसका इतिहासकार क्या है और उसकी जो जीडीपी की बात करें, जीएनपी की बात करें, आपके पास एनएनपी की बात करें, एनडीपी की, जितने भी इसमें जो टॉपिक होते हैं उनके बारे में दोस्तों हम डिटेल से आज देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम तो दोस्तों हम जो राष्ट्रीय आय के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, उसका क्या इतिहास है वो हम जान लेते हैं एक बार। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम जो गणना करने वाले थे या जो अनुमान लगाने वाले थे वो कौन थे। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले जो थे वो आपके पास कौन थे दोस्तों, दादा भाई जो नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी की यदि बात करें तो दोस्तों सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना इन्होंने ही की थी। और कब की थी दोस्तों, 1868 में इन्होंने क्या की थी, गणना की थी। अब यहाँ पर दादा भाई नौरोजी की बात आ चुकी है तो दोस्तों ये भी याद रख लेना कि जो निर्धनता और जो बेरोजगारी का जो अनुमान लगाया था ना वो भी किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया था। सर्वप्रथम उनका भी अनुमान किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अब दोस्तों दूसरा जो बिंदु यहाँ पर है वो है कि दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपया बताइए। और दोस्तों प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वो 20 रुपया अनुमानित बताइए, वार्षिक अनुमानित बताइए। अब ये बात कहाँ लिखी हुई है, तो इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उस पुस्तक में दोस्तों इसकी जानकारी दी गई है। ये बात याद रखना। दोस्तों ये जो प्रति व्यक्ति आय जो क्या होती है इसके बारे में आपको अभी दो ही बातें याद रखनी है और दोस्तों इसकी पूरी डिटेल से हम लास्ट में बात करने वाले हैं। तो प्रति व्यक्ति एक आय जो होती है, एक तो आर्थिक वृद्धि का ये सूचक होती है, आर्थिक वृद्धि का सूचक मानी जाती है। और एक मात्रात्मक अवधारणा होती है, एक तो मात्रात्मक अवधारणा होती है आपके पास और एक क्या होती है दोस्तों, आर्थिक वृद्धि का सूचक भी इसी को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला जो हमारे पास बिंदु रहेगा वो ये रहेगा कि राष्ट्रीय आय में जो सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक अध्ययन किया था, राष्ट्रीय आय में जो वैज्ञानिक अध्ययन जो किया था ना वो किया था 1931-32 में, 1931-32 में किया था। और वो किया किसने था, तो वी के आर वी राव, वी के आर वी जो राव थे उन्होंने किया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, किसका, राष्ट्रीय आय का। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले थे वो कौन थे दोस्तों, वी के आर वी राव थे। ठीक है। और उसकी वजह से दोस्तों इनको राष्ट्रीय आय की लेखा प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की जो लेखा प्रणाली है उसका जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना वी के आर वी राव को कहा जाता है, जिसने राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और कब किया था दोस्तों, 1931-32 में किया था। तो ये भी दोस्तों हमारे को याद होनी चाहिए। और इसका एक पॉइंट और है दोस्तों कि इन्होंने जो वार्षिक अनुमानित जो आय बताई है प्रति व्यक्ति आय, तो वो कितनी बताई है दोस्तों, तो याद रखना 62 रुपया प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बताई है। अब दोस्तों आगे जो हमारे पास बिंदु है वो क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो किस आधार पर की जाती है, तो ये भी याद रखना दोस्तों, वार्षिक आधार पर की जाती है। और वो वार्षिक आधार कौन सा होता है, तो वो दोस्तों 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को क्या होता है, समाप्त होता है। तो ये हमारी इतनी बात समझ में आई होगी। अगले बिंदु की ओर चले हम दोस्तों। तो अगला बिंदु यहाँ पर हमारे पास है कि 4 अगस्त 1949 की बात हो रही है। 4 अगस्त 1949 की यदि हम बात करें दोस्तों, तो जो पीसी महालनोबिस थे, पीसी महालनोबिस की यदि हम बात करें तो दोस्तों ये तो याद रखना, पीसी महालनोबिस ने जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मॉडल तैयार करने वाले जो थे वो कौन थे, पीसी महालनोबिस ही थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कह रखा है कि 4 अगस्त 1949 को पीसी जो महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई थी किसकी अध्यक्षता में, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई थी। और वो कब की गई थी, तो 4 अगस्त 1949 को की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर अगला जो बिंदु है हमारे पास 2 मई, यहाँ पर दोस्तों 2 है, 2 मई 1951 की बात है, 2 मई 1951 की एक बात है। उस समय दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी, जिसे दोस्तों सीएसओ के नाम से जानते हैं। सीएसओ का मतलब दोस्तों ये होता है कि सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना की गई थी। और जो दोस्तों इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ रखा गया, दिल्ली में, नई दिल्ली इसका क्या है, मुख्यालय। इसकी स्थापना याद रखना दोस्तों, 2 मई 1951 की इसकी स्थापना हुई थी सीएसओ की। और दोस्तों ये सीएसओ करता क्या है, सीएसओ के बारे में हम पूरी डिटेल से हम देखें तो सीएसओ करता क्या है। सीएसओ की स्थापना तो हमने देख ली कि 2 मई 1951 को इसकी क्या हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी। लेकिन इसका मुख्यालय भी हमने देख लिया कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो दोस्तों एक आपके पास मंत्रालय है MOSPI, MOSPI, जिसको दोस्तों हम सांख्यिकी तथा कार्यक्रम
क्रियान्वयन मंत्रालय के नाम से जानते हैं, उसके अंडर में रहकर दोस्तों ये सीएसओ कार्य करता है। तो यहाँ पर दोस्तों सीएसओ के बारे में यदि हम 2-3 बिंदुओं की और यदि व्याख्या देखें तो ये किन किन के आंकड़े जारी करता है, तो यहाँ पर हमारे को ये याद रखना है, एक तो ये राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता ही करता है। उसी के साथ में दोस्तों जो हमारी जीडीपी होती है, सकल घरेलू उत्पाद होती है, उसके दोस्तों ये त्रैमासिक आधार पर उन्हीं के भी आंकड़े जारी करता है। दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ उस पर जरा ध्यान देखना कि एक तो ये राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है, एक जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसके त्रैमासिक आधार पर ये आंकड़े जारी करता है। और उसी के साथ साथ में दोस्तों यदि हम बात करें तो ये आईआईपी का मतलब दोस्तों यहाँ पर है कि जो औद्योगिक जो उत्पादन सूचकांक है उसके आंकड़े भी यही जारी करता है। और जो पूंजी निर्माण के संबंध में जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो भी सीएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं। और एक बिंदु हमारे पास है कि जो सीपीआई होती है, सीपीआई यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े भी कौन जारी करता है, सीएसओ ही जारी करता है। तो यहाँ पर हमने किस किस के पॉइंट याद किए, एक तो राष्ट्रीय आय की, और एक दोस्तों आपके पास उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी करता है, एक जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसके भी ये आंकड़े जारी करता है, और एक पूंजी निर्माण के संबंध में भी आंकड़े जारी करता है। और यहाँ पर एक लास्ट बिंदु ये है कि ये सकल घरेलू उत्पाद के त्रैमासिक आधार पर भी यही आंकड़े जारी करता है सीएसओ। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगला बिंदु लिख रखा है वो है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ करता है। वो हमने देख ही लिया दोस्तों कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो सीएसओ करता है। और हमने देख लिया कि पूंजी निर्माण के संबंध में भी देखा, और आपके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में भी देख लिया है, जो सीपीआई के बारे में। साथ साथ में हमने ये भी देखा कि जो सकल घरेलू उत्पाद के जो त्रैमासिक आधार पर आंकड़े वो भी यही जारी करता है। अगला बिंदु है दोस्तों राष्ट्रीय आय के आकलन की नवीन अवधारणा। जो नवीन अवधारणा है वो कौन सी है, हरित लेखांकन पार्थदास गुप्ता ने दी थी। जो हरित लेखांकन की जो बात करें तो वो किसने दी थी, तो पार्थदास गुप्ता ने दी थी। ये भी याद रखना, पार्थदास गुप्ता ने दी थी। यहाँ पर दोस्तों अगला जो बिंदु रहता है कि भारत में दोस्तों जो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो योगदान रहा था वो किसका रहा था, तृतीय क्षेत्र, या तृतीय क्षेत्र को दोस्तों हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि दोस्तों तृतीय क्षेत्र में कौन सा आता है, सेवा क्षेत्र ही आता है। इसका सर्वाधिक योगदान है, इसका सर्वाधिक योगदान है। लेकिन दोस्तों जो न्यूनतम योगदान जो चल रहा है अभी वो किसका चल रहा है, तो यहाँ पर जो हमारे पास प्राथमिक क्षेत्र है, स्वतंत्रता के बाद भारत की जो राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का भाग क्या रहा है, घट रहा है, यानी कमी हो रही है इसमें। ये तो ये याद रखना, तृतीय क्षेत्र का सेवा क्षेत्र में ज़्यादा है योगदान है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट रहा है। दोस्तों यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आर्थिक विकास का सूचक होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा वो कौन कौन से हैं, और यहाँ पर यदि हम बात करें कि एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का बाजार मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसको दोस्तों हम आगे फिर से एक बार देखने वाले हैं, राष्ट्रीय आय क्या होती है, डिटेल से हम इसकी व्याख्या करेंगे आगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर की जाने लगी है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। स्थिर कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय होती है ना, उसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। वो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, वास्तविक जो राष्ट्रीय आय होती है वो चालू कीमतों पर होती है या स्थिर कीमतों पर होती है। तो दोस्तों याद रखना, स्थिर कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय होती है वही आपकी वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बिंदु यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहता है कि चालू या बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय कहा जाता है। चालू, तो यदि दोस्तों हम आगे बात करें, यानी कि चालू या बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय के को मौद्रिक आय कहा जाता है। यानी चालू कह दो या बाजार मूल्य पर जो राष्ट्रीय आय होती है उसे दोस्तों मौद्रिक आय कहा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो 2019-20 की यदि बात करें तो प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर दोस्तों कितनी थी, 58,390, और चालू मूल्य पर दोस्तों 1,15,492 रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो 2020-21 का रहेगा। 2020-21 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो इस भी स्थिर मूल्यों पर, तो वो दोस्तों 72,297 थी, 72,297 थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 72,297 याद रखना। और चालू मूल्य पर पूछे तो दोस्तों 10,93,86 रहेगी, 10,93,86। ये दोनों बिंदु ही हमारे को याद होने चाहिए, 72,297 स्थिर कीमतों पर और चालू कीमतों पर कितना है, 10,93,86। तो ये दोनों बिंदु हमारे को याद रहने चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल से एक बार व्याख्या देखने वाले हैं। अभी तक हमने नॉर्मली एक इतिहास के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब दोस्तों इसकी डिटेल से हम यदि व्याख्या देखें तो सर्वप्रथम दोस्तों हमने राष्ट्रीय आय के बारे में जानना है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। गणना के बारे में दोस्तों हमने पढ़ लिया कि सर्वप्रथम गणना जो की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी, जिसका उल्लेख है आपकी जो पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश जो रूल इन इंडिया जो नाम की वो जो पुस्तक थी दोस्तों, उसमें इसके 340 करोड़ रुपए का और जो पर कैपिटा इनकम जो थी 20 रुपये वार्षिक आय अनुमानित थी, इसका उल्लेख किया गया था। ठीक है।
और पर कैपिटा इनकम दोस्तों हमारे को पता होना चाहिए कि देश की जो आर्थिक वृद्धि का सूचक मानी जाती है वो भी स्थिर मूल्य पर, देश की आर्थिक वृद्धि का जो सूचक मानी जाती है वो भी स्थिर मूल्यों पर। तो दोस्तों ये भी हमारे को बिंदु याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों ये भी याद रखना है कि जो निर्धनता एवं बेरोजगारी का अनुमान लगाया था और राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ये हमारे को बिंदु हमने देख लिए पहले। और राष्ट्रीय आय का जो वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले थे वो कौन थे, VKRV राव थे, 1931-32 में किया था, ये हमने देखा था। पेर कैपिटा इनकम दोस्तों 62 रुपये वार्षिक बताई थी, ये भी हमने देख लिया है। राष्ट्रीय आय नियोजन समिति का जो गठन किया था वो किसने किया था, PC महालनोबिस ने किया था। तो ये भी याद रखना दोस्तों, PC महालनोबिस ने किया था। और राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम जो सरकारी अनुमान लगाने वाले जो थे वो कौन थे, PC महालनोबिस थे। अनुमान दोस्तों कब लगाया गया था, 4 अगस्त 1949 को लगाया गया था, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय है क्या। तो राष्ट्रीय आय के बारे में हम देखते हैं दोस्तों, एक वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है, तो 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक हमारा क्या चलता है, एक वित्तीय वर्ष चलता है। और दोस्तों इस एक वित्तीय वर्ष में यदि हम बात करें तो हमारा जो देश है उस देश में जो भी उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे को ये समझ में आया कि एक तो ये वित्तीय वर्ष तो हमारे समझ में आया कि जो वित्तीय वर्ष जो होता है वो क्या होता है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को समाप्त होगा। लेकिन एक वित्तीय वर्ष में देश में जो उत्पादित वस्तु और सेवा है उसका अंतिम मूल्य लिया जाएगा। ये अंतिम मूल्य क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अंतिम मूल्य को यहाँ पर हमारे को समझना है कि जो अंतिम मूल्य होता है वो क्या होता है। जिसे दोस्तों हम बात करें तो कोई 100 रुपये की कोई वस्तु है, 100 रुपये की कोई वस्तु है, मैन्युफैक्चर में दोस्तों इसका 100 रुपये का खर्च आता है। प्लस में दोस्तों यहाँ पर यदि हम थोक विक्रेता के पास में यदि इस वस्तु को बेचेंगे तो 20 रुपये ऐड करके, यानी कि उससे हमने 120 रुपये लिया। अब ये थोक विक्रेता क्या करेगा, फुटकर विक्रेता को जो माल बेचेगा तो ये उससे भी क्या लेगा, 20 रुपये, यानी कि 20 रुपये लेगा। अब ये फुटकर विक्रेता किसको बेचेगा, उपभोक्ता को बेचेगा, तो ये उपभोक्ता से कितने रुपये लेगा, 60 रुपये उससे ले लेगा। तो यहाँ पर टोटल जो रुपये बने वो कितने बने दोस्तों, 200 रुपये बन गए। यानी 100 + 20 120 और 140 और 60 कितने हो गए, 200। यानी इस वस्तु का जो लास्ट एंड में जो प्राइस बनी वो कितनी बनी दोस्तों, 200 रुपया। यहाँ पर 100 रुपया थी, फिर 20 रुपया हुई, ये 20 रुपया। तो यहाँ पर दोस्तों ये शुरुआती थी, ये मध्य मूल्य में और बढ़ा, ये फिर से मध्य में बढ़ा, ये फिर मध्य में बढ़ा। अंतिम जो मूल्य बना इसका दोस्तों वो कितना बना, 200 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंतिम मूल्य है वो तो कितना है, 200। लेकिन आपसे पूछे कि मध्य मूल्य कितना है, तो दोस्तों 100 + 20 120 भी मध्य मूल्य है, 140 भी मध्य मूल्य है और 200, यानी कि ये जो सारी जो वैल्यू है वो मध्य मूल्य कहलाती है। लेकिन दोस्तों जो ये राशि होती है वो आपका अंतिम मूल्य होता है। और दोस्तों ये ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 200 रुपये जो अंतिम मूल्य होता है इसी को हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे को ये बिंदु समझ में आया होगा कि राष्ट्रीय आय की यदि हम परिभाषा दें तो एक वित्तीय वर्ष होता है जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। और उसमें देश में जो उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं उनका अंतिम मूल्य ही दोस्तों क्या होता है, हमारी राष्ट्रीय आय होती है। तो अंतिम मूल्य आपके समझ में आया होगा कि अंतिम मूल्य क्या होता है। और एक वित्तीय वर्ष भी समझ में आया होगा कि जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। उस अवधि में जो भी गणना की जाती है वो राष्ट्रीय आय होगी। अब दोस्तों राष्ट्रीय आय में शामिल क्या क्या करेंगे ये हमारे को बिंदु देखना है। तो राष्ट्रीय आय में दोस्तों शामिल क्या क्या करेंगे ये हमारे को देखना है। तो यहाँ पर हम डिटेल से देखते हैं दोस्तों, वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्यों को यहाँ पर लिया जाएगा। अब वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य हमने देखा कि 100 रुपये की कोई चीज़ थी वो कितने की बन गई, 200 की बन गई। तो दोस्तों ये जो 200 रुपये है ना वो हमारा अंतिम मूल्य है और वही अंतिम मूल्य किस में शामिल किया जाएगा, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। लेकिन मध्यवर्ती मूल्यों को नहीं किया जाएगा। मध्यवर्ती मूल्यों को क्यों नहीं किया जाएगा दोस्तों, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मध्यवर्ती मूल्यों को क्यों नहीं शामिल करेंगे। तो दोस्तों दोहरी गणना से बचने के लिए हम मध्यवर्ती मूल्यों को शामिल नहीं करते। कैसे, तो समझिएगा। जैसे ये दोस्तों एक एग्जाम्पल के रूप में लिख रखा है कि कोई 20 रुपये की कोई वस्तु है, वो फिर थोक विक्रेता के पास जाएगी तो वो 25 रुपये की होगी, फिर 30 की होगी, फिर वो 50 की होगी और लास्ट में उसको मान लीजिए 55.94 रुपये में उसको बेचा जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी अंतिम मूल्य। इस अंतिम मूल्य में दोस्तों ये 50 रुपये भी शामिल है, ये 30 रुपये भी शामिल है, क्योंकि दोस्तों 20 में 5 ऐड कर दिए तो 25, 5 इसमें ऐड किए तो 30 रुपया, फिर इसमें 20 ऐड किए तो 50 रुपया, फिर इसमें दोस्तों 5.94 ऐड किए तो 55.94 हो गया। तो यहाँ पर जो ये मध्य मूल्य है ना ये तो ऑलरेडी इसमें शामिल है, अंतिम मूल्य में शामिल है। तो दोस्तों इसको यदि इसमें शामिल फिर से जोड़ देंगे तो ये 2 बार गणना हो जाएगी, यानी 25 रुपये की यहाँ पर भी गणना हो रही है और इसमें भी गणना हो रही है। तो इसलिए हमारे को यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारे पास जो मद है उसमें से एक ही मद को लेना है, जो कि अंतिम मूल्य है उसी को लेना है। यहाँ पर ये मध्य वाली जो राशि है उसको नहीं लेना, क्योंकि दोस्तों ये इसमें ऑलरेडी शामिल है। तो यहाँ पर मध्यवर्ती मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, तो ये याद रखना दोस्तों, दोहरी गणना से बचने के लिए इसको हम शामिल नहीं करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक बिंदु है हमारे पास कि एक प्रवाह अवधारणा है। प्रवाह अवधारणा है। अब ये प्रवाह अवधारणा क्या होती है, तो ये दोस्तों ये याद रखना, प्रवाह का मतलब होता है एक तरह से हम कहें तो फ्लो। फ्लो का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे जैसे मान लीजिएगा हमारा राष्ट्रीय आय का जो समय चल रहा है, चालू वर्ष में जो भी वस्तुएं चल रही है, जैसे हम नॉर्मली एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें
तो कोई 100 वस्तु है हमारे पास, उसमें से दोस्तों 70 वस्तु तो हम मार्केट में चल रही है हमारी, लेकिन 30 वस्तुओं को हमने क्या रख रहा है, स्टॉक में रख रखी है। तो यहाँ पर जो दोस्तों ये 70 वस्तु जो चल रही है, यानी कि हम कह सकते हैं चालू वर्ष के अंदर जो उत्पादित वस्तुओं के मूल्य होते हैं ना, उसी को दोस्तों हम किस में शामिल करते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। लेकिन जो दोस्तों ये 30 वस्तुएं जो स्टॉक के अंदर रखी गई है, स्टॉक के अंदर जो रखी गई है, इनको दोस्तों हम शामिल नहीं करेंगे। किस में शामिल नहीं करेंगे, आपकी राष्ट्रीय आय में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक में रखी गई है, लेकिन जो मार्केट में चल रही है 70 वस्तुएं, उन्हीं को हम शामिल करेंगे। और उसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, प्रवाह अवधारणा कहा जाता है, जो कि एक करंट ईयर में फ्लो में, यानी कि फ्लो में, प्रवाह का मतलब होता है दोस्तों एक फ्लो में चल रही है, यानी कि उसका, यानी कि आयात निर्यात हो रहा है, या हम कह सकते हैं उनका क्रय विक्रय हो रहा है, तो उन्हीं को हम शामिल करते हैं। स्टॉक में रखी गई वस्तुओं को हम शामिल नहीं करते। तो ये बात याद रखनी है। अब दोस्तों हमारे ये समझ में आ चुकी है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक वित्तीय वर्ष क्या होता है, और जो अंतिम मूल्य होता है वो भी क्या होता है, वो भी हमने समझ लिया। राष्ट्रीय आय में क्या शामिल करते हैं, तो अंतिम मूल्य को करते हैं, मध्यवर्ती मूल्य को क्यों नहीं करते, ये भी हमने देख लिया, क्योंकि दोहरी गणना से हमारे को बचना होता है, इसलिए हमने उसको भी देख लिया। प्रवाह अवधारणा होती है, तो वो क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों हमारे को चालू मूल्य इसमें शामिल किया जाता है, और चालू मूल्य जो होता है वही हमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रवाह का मतलब होता है कि चलना, और चलती है वही चीज़ हमारे को शामिल करनी है, स्टॉक में रखी हुई वस्तु को शामिल नहीं करना है। अब दोस्तों हमारे पास जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा में यदि हम बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि जीडीपी क्या होती है, फिर दोस्तों हम देखेंगे कि जीएनपी क्या होती है, उसके पश्चात दोस्तों हम देखेंगे कि एनडीपी क्या होती है, उसके पश्चात दोस्तों एनएनपी क्या होती है, एनएनपी के बाद में दोस्तों हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो इनके बारे में हम डिटेल से आज देखने वाले हैं कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, और एनएनपी क्या होती है, और आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या होती है। तो इसको हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों हमारे पास जो है वो है जीडीपी। जीडीपी के बारे में हम देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय आय की यदि हम अवधारणा की बात करें, राष्ट्रीय आय की अवधारणा की यदि हम बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पहला यही है कि जीडीपी क्या होती है, जिसकी फुल फॉर्म दोस्तों जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसे दोस्तों हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद इसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी मैं बातें बोल रहा हूँ उनको आपको बड़ी ध्यान से सुननी है, क्योंकि दोस्तों पूरी चीज़ नहीं लिखी जा रही है। तो यहाँ पर हमारे को ये देखना है कि जो भी हमारे पास जो कंटेंट मिल रहा है उसको डिटेल से हमारे को सुनना है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम जीडीपी की बात करें, तो एक वित्तीय वर्ष मान लीजिएगा। वित्तीय वर्ष दोस्तों हमारे को पता चल चुका है कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। एक वित्तीय वर्ष में देश की जो भौगोलिक सीमा है, देश की जो भौगोलिक सीमा है, उसमें जो उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है, उसी को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, जीडीपी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस परिभाषा में यदि हम बात करें, तो ये भौगोलिक सीमा क्या होती है, और इसमें अंतिम वस्तुओं का जो अंतिम वस्तु उत्पादित जो वस्तुओं और सेवाओं का है वो अंतिम मूल्य क्या होता है। तो दोस्तों अंतिम मूल्य तो हमने देख लिया है कि जो अंतिम मूल्य मैन्युफैक्चर से लेकर के और एक उपभोक्ता की जो कड़ी होती है, वहां तक उस वस्तु के मूल्य में जो भी इंक्रीज होता है पैसों में, तो वहां पर जो उपभोक्ता से जो वस्तु का जो मूल्य लिया जाता है वही दोस्तों हमारा अंतिम मूल्य होता है। यहाँ पर हम बात करें तो भौगोलिक सीमा क्या होती है, तो यहाँ पर दोस्तों यदि डिटेल से हम देखें, तो यहाँ पर हमने एक मैप बना रखा है, और इस मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें, तो दोस्तों ये कोई मैप है, और इस मैप की बात करें तो दोस्तों ये इसकी क्या है, भौगोलिक सीमा है। और यहाँ पर इस भौगोलिक सीमा में दोस्तों देशी व्यक्ति भी रह रहे हैं और विदेशी व्यक्ति भी रह रहे हैं। यदि बात करें तो जैसे अमेरिका के यहाँ पर 5 व्यक्ति रह रहे हैं और देश के भी व्यक्ति हमारे यहाँ पर रह रहे हैं। अब ये दोस्तों दोनों मिलकर के करें चाहे अलग अलग करें, लेकिन हमारी जमीन पर या हमारी सीमा के अंदर ये क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। यानी कि उनका जितना भी उत्पादन जो किया जा रहा है वो हमारी सीमा के अंदर किया जा रहा है। और दोस्तों जितना भी उत्पादन जो किया जा रहा है वो हमारी सीमा में हो रहा है, तो वो दोस्तों किस में शामिल होगी, आपकी जीडीपी में शामिल होगी। तो यहाँ पर हमने क्या रखा है बिंदु, विदेशी व्यक्ति द्वारा उत्पादन और देशी व्यक्ति द्वारा उत्पादन, जो भी उत्पादन किया जा रहा है लेकिन हमारी भौगोलिक सीमा में होना चाहिए। यदि आपकी भौगोलिक सीमा में उत्पादन हो रहा है तो दोस्तों वो किस में शामिल होने वाली है राशि, जीडीपी में। जीडीपी क्या होती है दोस्तों, आर्थिक, हम बात करें तो जीडीपी क्या होती है, तो आर्थिक विकास की प्रकृति का सूचक मानी जाती है ये। और दोस्तों जीडीपी में हम क्या शामिल करते हैं, तो यही हमारे को जानना जरूरी है। भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन हमारे को शामिल करना है, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो देशी हो। तो यहाँ पर हमारे पास बिंदु क्या रहा कि जीडीपी का संबंध है तो देश की भौगोलिक सीमा से है। देश की जितनी भी हमारी भौगोलिक सीमा बन रही है, यदि उसमें उत्पादन हो रहा है तो दोस्तों वो किस में शामिल हो जाएगा, जीडीपी में शामिल हो जाएगा। लेकिन देश के नागरिकों से क्या संबंध है इसका, नहीं है दोस्तों, देश के नागरिकों से कोई संबंध नहीं है, चाहे विदेशी नागरिक हो चाहे देशी नागरिक हो। लेकिन उत्पादन हमारी भौगोलिक सीमा में होना चाहिए। यदि आपकी भौगोलिक सीमा में हो रहा है तो दोस्तों वो आपकी क्या होगी, जीडीपी होगी, अर्थात हम कह सकते हैं वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, अर्थात दोस्तों उसे हम कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद होगा। और यहाँ पर एक बिंदु इसका इंपॉर्टेंट ये हो रहा है कि देश की आर्थिक विकास की प्रगति का सूचक है, कौन है दोस्तों, जीडीपी।
और जीडीपी वो भी किस पर है, स्थिर मूल्यों पर होनी चाहिए। स्थिर मूल्यों की जो जीडीपी होती है दोस्तों, वो आर्थिक विकास की प्रकृति का सूचक होती है, आर्थिक विकास की प्रकृति का सूचक होती है। अब दोस्तों हमने जीडीपी के बारे में देख लिया है कि जीडीपी होती क्या है, यानी उसका संबंध किससे है, तो एक भौगोलिक सीमा से माना जाता है। उसमें देशी व्यक्ति हो चाहे विदेशी व्यक्ति हो, उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, यानी हम कह सकते हैं नागरिक का यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम एक मान करके चलें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो जिसका योगदान होता है वो किसका होता है, भौगोलिक सीमा का योगदान होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये हमारे को पता है कि जीडीपी हमारी आर्थिक विकास का सूचक मानी जाती है, और वो भी दोस्तों याद रखना आर्थिक विकास का सूचक तो है, लेकिन वो किस मूल्य पर है, चालू मूल्य पर है या स्थिर मूल्य पर, तो याद रखना दोस्तों वो स्थिर मूल्य पर हमारा माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जीडीपी जो है उसकी जगह जीएनपी आ चुका है, जीएनपी, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म मानी गई है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों यदि हम इसकी हिंदी में यदि व्याख्या करें तो इसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जानते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की यदि हम बात करें तो इसके अंदर हम क्या क्या शामिल करते हैं, तो जीडीपी की यदि हम बात कर रहे थे तो भौगोलिक सीमा से इसका संबंध था, लेकिन दोस्तों सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद है इसका संबंध आपकी भौगोलिक सीमा से नहीं होता, बल्कि आपके नागरिकों से इसका संबंध माना जाता है। नागरिकों से इसका संबंध है, भौगोलिक सीमा से इसका कोई संबंध नहीं है। तो अब क्या होगा दोस्तों, भौगोलिक सीमा से इसका संबंध है नहीं, वहां पर किसका संबंध था, भौगोलिक सीमा से था, यहाँ पर किसका संबंध है, नागरिकों से, यानी हम कह सकते हैं एक दूसरे के क्या पूरक है, यानी अपोजिट है। तो अब दोस्तों हम देखने वाले हैं कि सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें देश के नागरिकों से यहाँ पर संबंध रहेगा, लेकिन भौगोलिक सीमा से यहाँ पर कोई संबंध नहीं रहेगा। तो अब जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंट क्या रहा, तो हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। अब पूरक कैसे हुई, तो दोस्तों जीडीपी का संबंध तो रहा भौगोलिक सीमा से, लेकिन इसमें यहाँ पर जो संबंध है वो नागरिकों से संबंध है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं दोस्तों, ये आपकी ये जो जीडीपी है वो तो हमने देख ही ली थी कि जीडीपी कैसे आई। तो जीडीपी में क्या था दोस्तों, ये हमारा मैप था, यानी कि हम कह सकते हैं ये भौगोलिक सीमा थी, और उसमें एक तो विदेशी व्यक्ति था और एक देशी व्यक्ति था, दोनों ने क्या किया था दोस्तों, उत्पादन किया था। तो यहाँ पर हमने दोनों की राशि क्या कर दी थी, जोड़ दी थी। लेकिन दोस्तों ये मान लीजिएगा भारत का मैप है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं ये एक अमेरिका या हम कह सकते हैं यूएसए का मैप है। यहाँ पर दोस्तों हमारा व्यक्ति है, यहाँ पर कौन है, हमारा यहाँ पर व्यक्ति है, और वो यहाँ पर किसी चीज़ का उत्पादन करता है और यहाँ पर लेके आता है, ठीक है। अमेरिका में कोई व्यक्ति हमारा बैठा है और यहाँ से वो उत्पादन करके और यहाँ पर इंडिया में लेके आता है, और विदेशी व्यक्ति यहाँ हमारे इंडिया में बैठा है और वो यहाँ से कमा के लेके जाता है और हमारे आपके देश में अपने देश में लेके चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, अपना व्यक्ति दूसरे देश से कमा के लेके आ रहा है, और यहाँ से जो विदेशी व्यक्ति है वो अपने देश में रुपया कमा के लेके जा रहा है। तो क्या करना है हमारे को, जीडीपी में हमने शामिल क्या किया था दोस्तों, हमारी भौगोलिक सीमा में चाहे वो विदेशी व्यक्ति हो चाहे देशी व्यक्ति हो, उन दोनों की राशि जोड़ करके हमारी क्या निकाली जाती है, जीडीपी निकाली जाती है। अब यहाँ पर अक्स क्या है और एम क्या है, अक्स तो दोस्तों यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोई विदेशी व्यक्ति था और वो यहाँ से उत्पादन करके और हमारे देश में लेके आता है, तो वो यहाँ पर ऐड होगा, वो क्या होगा, यानी विदेशी व्यक्ति यहाँ से कमा के लेके जाएगा और देशी व्यक्ति जो है वो दूसरे देश से कमा के लेके यहाँ आएगा। तो हमारा व्यक्ति यदि अमेरिका में है और अमेरिका से वो मान लीजिएगा 20,000 रुपये कमा के लेके आ रहा है, तो वो हमारा जीडीपी में शामिल हो जाएगा। तो अक्स के रूप में हमने क्या कर दिया, शामिल कर दिया। लेकिन दोस्तों माइनस हमने एम भी किया है, तो माइनस एम क्या होगा, हमारे देश में कोई अमेरिका का कोई व्यक्ति है और वो मान लीजिए 20,000 रुपये या 30,000 रुपये यहाँ से अर्न करता है या कमाता है और वो अपने देश में ले जाएगा, तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि जीडीपी में जो विदेशों से जो कमाई गई आय है वो तो क्या कर दी जाती है, ऐड कर दी जाती है, और यहाँ पर देश से कोई विदेशी व्यक्ति कमा के और अपने देश में ले जाता है उसे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सूत्र रहा हमारा क्या रहा, जीडीपी में अक्स जोड़ देंगे, यानी कि देश के नागरिक के द्वारा विदेश में जो उत्पादन किया गया है वो हम ऐड करेंगे, और विदेशी व्यक्ति द्वारा यहाँ पर राजस्थान यानी कि भारत में बात करें तो भारत में दोस्तों जितना भी उसने उत्पादन किया है वो हम यहाँ से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि जीएनपी क्या होता है। जीएनपी दोस्तों जीडीपी के अंदर जो भी जीडीपी है हमारी, उस जीडीपी में हम विदेश से जो भी रुपया कमा के लेके आते हैं वो हमारे को ऐड करना है, और जो देश में जो हमारे देश में कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर उत्पादन करता है वो हम उसमें से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। अब दोस्तों हमारे पास जो अगला बिंदु रहेगा तो वो क्या रहेगा, एनडीपी। एनडीपी हमारे पास रहने वाला है, और एनडीपी के बारे में हम दोस्तों डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि एनडीपी क्या होता है। यानी कि एनडीपी की बात करें तो ये आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसे दोस्तों हिंदी में नेट का मतलब शुद्ध, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद के नाम से इसे जाना जाता है। अब दोस्तों इस शुद्ध घरेलू उत्पाद में हमारे को कैसे इसकी राशि निकालनी है वो हम देखने वाले हैं।
तो शुद्ध घरेलू उत्पाद की यदि दोस्तों बात करें तो जीडीपी तो आपको पता ही है कैसे निकाली जाती है। जीडीपी में क्या होता है दोस्तों, ये हमारा कोई मैप है और इस मैप के अंदर कोई भी चाहे विदेशी व्यक्ति हो चाहे देशी व्यक्ति हो, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उत्पादन किया, तो वो राशि जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, जीडीपी आ जाएगा। अर्थात हम नॉर्मली भाषा में ये कह सकते हैं कि देश की जो भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन जो होता है, चाहे वो देशी व्यक्ति के द्वारा हो चाहे विदेशी व्यक्ति के द्वारा हो, वो हमारी क्या होती है, जीडीपी होती है। अब जीडीपी में दोस्तों हमारे को डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास घटाने के पश्चात में जो राशि बचती है दोस्तों, वो शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। लेकिन दोस्तों ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्य ह्रास क्या होता है, तो उस मूल्य ह्रास को भी हम समझते हैं। दोस्तों जैसे मान करके चलिए कि कोई 100 रुपए की कोई वस्तु है, वो दोस्तों जब उसका मैन्युफैक्चर हो चुका है तो ये मार्केट में जब उतरेगी ना वस्तु, तो 100 रुपए की मान लीजिएगा बन करके ये तैयार होती है और इसे कस्टमर को हम देते हैं 150 रुपए की। तो दोस्तों हमने मान लीजिएगा इस पुस्तक को 150 रुपए की, या पुस्तक मान लीजिए कोई बुक या हम कह सकते हैं कोई भी किसी भी प्रकार की कोई वस्तु हो सकती है जो कि 150 रुपए की है। अब दोस्तों इसके कुछ समय के पश्चात में इसकी प्राइस गिर जाएगी, यानी कि इसका मूल्य गिर जाएगा, यानी कि ये मान लीजिएगा पुरानी होने की वजह से या फिर इसकी कोई मार्केट में वैल्यू डाउन होने की वजह से इसमें 150 रुपये में कमी हो जाती है और ये मान लीजिएगा 130 रुपये की हो जाती है। तो दोस्तों जो 20 रुपये का जो नुकसान हुआ है ना, यही हमारा क्या होता है, मूल्य ह्रास होता है, मूल्य ह्रास होगा। यानी कि यही हमारा क्या होता है दोस्तों, मूल्य ह्रास होता है। क्योंकि दोस्तों ये 150 रुपये हमने इसके दिए थे, लेकिन अब ये वस्तु कितने की हो चुकी है दोस्तों, 130 की हो चुकी है। तो ये जो 20 रुपये का है दोस्तों, वो क्या रहेगा, हमारा मूल्य ह्रास रहेगा। तो शुद्ध निकालना है तो शुद्ध निकालेंगे तो दोस्तों जीडीपी हमारी 150 की थी और उसमें से हमने डेप्रिसिएशन 20 रुपये का घटा दिया, तो हमारे पास कितना बच गया, शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना बच गया दोस्तों, 130 रुपये बच गया। तो ये आपके समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों एग्जाम में जरूरी थोड़ी है हमारे को, यानी कि यहाँ पर ये दे दे कि एनडीपी बराबर है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही दे। तो हमारे को ये भी पूछ सकता है कि ये जो एनडीपी है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है। पहला तो हमारे पास क्या होता है, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब दोस्तों जीडीपी को यदि हम यहाँ लेकर आ जाएं तो एनडीपी में प्लस होगा, एनडीपी में यदि यहाँ पर माइनस है तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो जीडीपी के बराबर क्या होता है, एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन को यदि ऐड कर दें तो वो जीडीपी आ जाएगी। और यदि दोस्तों डेप्रिसिएशन की बात करें तो जीडीपी माइनस जो एनडीपी का जो डिफरेंट होता है वो दोस्तों डेप्रिसिएशन कहलाता है। इसलिए तीनों फॉर्मूले हमारे को याद रखने जरूरी है, कोई भी फॉर्मूला हमारे को एग्जाम में दे सकता है। अब यदि दोस्तों हम बात करें कि जो शुद्ध राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी की दर का निर्धारण किया जाता है। यानी दोस्तों हम बात करें कि शुद्ध राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी की दर का निर्धारण किया जाता है और प्रति वर्ष जो इसका निर्धारण करता है वो कौन करता है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये बात याद रखनी है। अब अगला जो बिंदु है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास वो क्या है, उसको देखते हैं। तो दोस्तों अगला बिंदु जो रहेगा हमारे पास एनएनपी रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, एनएनपी रहेगा, जिसे हम दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इसे कहा जाता है। अब दोस्तों ये एनएनपी कैसे निकाला जाता है, तो शुद्ध राष्ट्रीय जो उत्पाद होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारे को पता है जीएनपी हमारे को कैसे निकाली थी हमने, यानी कि जो जीडीपी थी ना उसमें दोस्तों हमने अक्स तो ऐड किया था और माइनस में एम घटाया था। अक्स का मतलब तो है दोस्तों विदेशों में हम हमारा कोई व्यक्ति है वो पैसा कमा के लेके आ रहा है तो वो हमने ऐड कर दिया, और एम यहाँ पर कोई विदेशी व्यक्ति है वो अपने देश में लेकर के जाएगा पैसा, तो हम वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जीएनपी हमारे को पता है कैसे निकाली जाती है, और यदि उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दें तो दोस्तों हमारे पास क्या बच जाएगा, एनएनपी बच जाएगा, एनएनपी बच जाएगा। यानी कि जीडीपी में से यदि डेप्रिसिएशन घटाएं, जीडीपी में से यदि डेप्रिसिएशन घटाया जाए तो दोस्तों हमारे के पास क्या बचेगा, एनडीपी बचेगा। लेकिन दोस्तों जीएनपी में से यदि आप डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो आपके पास एनएनपी बच जाएगा। अब एनएनपी क्या होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद दोस्तों जीएनपी को कहते हैं और मूल्य ह्रास आपके डेप्रिसिएशन को कहते हैं। अब एनएनपी जीडीपी आपको पता है एक्स माइनस एम करेंगे तो क्या होगा, जीएनपी आएगा ना। जीएनपी यहाँ पर विस्तृत में बताया गया है, यानी इसको आप सरल करोगे तो क्या आएगा, जीएनपी, और इस जीएनपी में से दोस्तों आपको क्या घटाना है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन घटाने पर दोस्तों आपके पास क्या बचाएगा, एनएनपी बचाएगा। अब है बाजार मूल्य तथा साधन लागत की अवधारणा की यदि हम बात करें, यानी कि हमारे को जो अब ज्ञात करना है वो मार्केट प्राइस पर ज्ञात करना है या फैक्टर कॉस्ट पर हमारे को लागत की जो अवधारणा है वो हमारे को देखना है। तो दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु या तथा सेवा की यदि हम बात करें, यानी कि उसकी फैक्टर कॉस्ट में यदि हम उसकी बात करें तो दोस्तों यदि हम जो उसकी साधन लागत होती है, कोई भी वस्तु या सेवा मान लीजिएगा, उसकी जो साधन लागत यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट होती है उसमें दोस्तों यदि हम अप्रत्यक्ष कर यदि ऐड कर दें
और दोस्तों जो सरकार के द्वारा जो सब्सिडी प्राप्त होती है उसको दोस्तों यहाँ पर यदि माइनस कर दें तो दोस्तों जो मूल्य बचता है ना उस वस्तु का, यानी कि जो मूल्य बचता है उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं। यानी कि हम बात करें तो यहाँ पर जो बाजार मूल्य होता है वो कैसे निकाला जाता है, तो आपके पास एक तो साधन लागत यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट होती है वो होनी चाहिए, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट में दोस्तों हम क्या ऐड करेंगे, तो जो अप्रत्यक्ष कर, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो हम ऐड करेंगे। और सरकार के द्वारा जो आर्थिक सहायता मिलती है यानी कि जो सब्सिडी मिलती है उसको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। उसको यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। तो बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस, साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दीजिएगा और आर्थिक सहायता को यहाँ से माइनस कर दें तो दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगी, मार्केट प्राइस आ जाएगी। अब इसी चीज़ को दोस्तों ये भी लिखा जा सकता है कि जो बाजार मूल्य है उसमें दोस्तों आर्थिक सहायता ऐड कर दें। बाजार मूल्य में क्या ऐड कर दें, आर्थिक सहायता, जो किसके बराबर हो जाएगी, साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि मार्केट प्राइस में यदि आप सब्सिडी ऐड कर दो बराबर में आपके पास फैक्टर कॉस्ट प्लस आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स बच जाएगा। यानी कि मार्केट प्राइस जो होती है फिर फैक्टर कॉस्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करें और माइनस में क्या कर दें, सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब जानते होंगे दोस्तों, आर्थिक सहायता मिलती है सरकार के द्वारा, वही हमारी क्या होती है, सब्सिडी होती है, जिसको दोस्तों यहाँ से माइनस करना होता है। अगला बिंदु हमारे पास जो है दोस्तों, यहाँ पर जो लिख रखा है ना, ये बाजार मूल्य हमेशा साधन लागत से अधिक होगा। बाजार मूल्य जो यानी कि जो मार्केट प्राइस होगी वो सदैव आपकी फैक्टर कॉस्ट से क्या होगी, अधिक होगी। अब ये इधर फैक्टर कॉस्ट इधर भी आ सकती है, क्योंकि दोस्तों यदि हमारे को पता है कि मार्केट प्राइस बराबर क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है, प्लस दोस्तों इसमें इनडायरेक्ट टैक्स हम ऐड करते हैं और माइनस में क्या करते हैं, सब्सिडी इसमें से लेस करते हैं। तो दोस्तों यदि फैक्टर कॉस्ट यदि हम इधर लेके आ जाए तो मार्केट प्राइस इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, माइनस हो गया। और यहाँ पर माइनस में क्या हो रहा है, सब्सिडी, तो ये यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी फैक्टर कॉस्ट के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हमारे पास सब्सिडी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास रहेगी, वो रहेगी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होगी। अब ये दोस्तों एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, यानी कि हम कह सकते हैं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, यानी दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे ये पूछा जा सकता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट वो क्या होती है। तो यहाँ पर हम इसको डिटेल से देखें तो दोस्तों जीडीपी जो आपको लेनी है वो किसकी लेनी है, मार्केट प्राइस लेनी है। यानी जो जीडीपी आपको लेनी है वो किसकी लेनी है दोस्तों, मार्केट प्राइस की लेनी है। यदि आप जीडीपी मार्केट प्राइस की ले लेते हो, उसमें से दोस्तों अक्स, अक्स का मतलब आप समझ रहे होंगे कि आपका कोई देशी व्यक्ति है और वो विदेश में पैसा कमा के और विदेश में लेके आ रहा है, तो वो यहाँ पर क्या होता है, एड होता है। और उसमें से यदि हम माइनस कर दें, एम माइनस कर दें, यानी कि कोई विदेशी व्यक्ति है जो हमारे देश में उत्पादन करता है और अपने देश में लेके जाता है, तो उसको दोस्तों हम माइनस करते हैं। यदि इस इतने फॉर्मूले को सोल्व करें तो दोस्तों आपके पास जो मद आएगी वो क्या आएगी, जीएनपी आएगी। जीएनपी आएगी जो यहाँ पर हमने लिख दी है। और दोस्तों यदि जीएनपी में से यदि हम डेप्रिसिएशन घटा दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। ये इतनी बात समझ में आ रही होगी आपके। यानी इस फॉर्मूले को यहाँ तक का सोल्व करें तो आपके पास क्या आती है, जीएनपी। और जीएनपी में से दोस्तों यदि आप डेप्रिसिएशन घटा देते हो तो आपके पास क्या आ जाती है, एनएनपी आ जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके पास इतना सोल्व किया तो क्या आई, जीएनपी। और जीएनपी में से दोस्तों आपने क्या घटा दिया, डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगी, एनएनपी आ जाएगी। और एनएनपी में दोस्तों आपने इनडायरेक्ट टैक्स घटाया है, अभी हम देख के आए हैं, इनडायरेक्ट टैक्स घटाते हैं और सब्सिडी यदि ऐड कर दें तो आपके पास जो आ जाएगी वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जीएनपी, यहाँ तक की कैलकुलेशन करने पर जीएनपी आया और यहाँ से आपने डेप्रिसिएशन घटा दिया, यहाँ पर आपने इनडायरेक्ट टैक्स घटा दिया और यहाँ पर आपने सब्सिडी घटा दी। और दोस्तों आपको पता है कि जीएनपी में से यदि डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो आपके पास क्या आती है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस आती है। और एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से दोस्तों आप इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी ऐड कर देते हो तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाती है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। तो ये आपके पास जो एग्जांपल है या हम कह सकते हैं जो फॉर्मूले हैं वो आपके समझ में आए होंगे कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैसे ज्ञात की जाती है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी कैसे ज्ञात की जाती है। ये हमारे को पता होना चाहिए कि उसका भौगोलिक सीमा से संबंध किसका होता है, नागरिकों से संबंध किसका होता है, ये हमारे को नॉर्मली पता है। तो हम जीडीपी भी ज्ञात कर सकते हैं, जीएनपी भी, एनडीपी। एनडीपी दोस्तों आपके पास है, फिर एनएनपी है, आपके पास फिर फैक्टर कॉस्ट है, सारी की सारी हम मदे निकाल सकते हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं आती। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, साधन लागत पर ज्ञात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। साधन लागत पर, जो कि दोस्तों फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर जो ज्ञात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है उसको दोस्तों देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसको दोस्तों क्या कहते हैं, उसको शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है, किसकी, देश की। अब दोस्तों आपके पास जो बिंदु है वो खर्च योग्य व्यक्तिगत आय है। और दोस्तों यदि हम खर्च योग्य व्यक्तिगत आय की यदि हम बात करें तो खर्च योग्य जो व्यक्तिगत आय होती है उसमें दोस्तों हमारे को कुछ नहीं करना होता। जो व्यक्तिगत आय होती है उसमें से हमारे को डायरेक्ट टैक्स यदि हम माइनस कर दें, डायरेक्ट टैक्स यदि उसमें से माइनस करते हैं तो दोस्तों हमारे पास जो बचती है वो क्या बचती है, खर्च योग्य व्यक्तिगत आय बचती है। और दोस्तों इसको हम उपभोग व्यय और प्लस बचत भी कहते हैं। उपभोग व्यय प्लस बचत भी इसे कहा जाता है।
अब आपके पास बिंदु आता है व्यक्तिगत आय का। तो व्यक्तिगत आय कैसे ज्ञात होती है? तो व्यक्तिगत आय की बात करें तो दोस्तों आपके पास जो राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम होती है, उसमें से दोस्तों आपको अवितरित लाभांश को माइनस करने होते हैं और उसमें से निगम कर को भी माइनस करना होता है। और उसी में से दोस्तों आपको सामाजिक सुरक्षा के लिए जो भुगतान है उसको भी दोस्तों क्या करना होता है? माइनस करना होता है। किस किस को माइनस करोगे? अवितरित लाभांश को, निगम कर को, और सामाजिक सुरक्षा के लिए जो भुगतान है उसको भी माइनस करना होगा। लेकिन दोस्तों आपको ऐड जो करना है वो हस्तांतरण भुगतान ऐड करने होंगे, जो कि सरकारी भी हो सकते हैं और व्यापारिक भी हो सकते हैं। यानी कि सरकारी हस्तांतरण भुगतान और जो व्यापारिक जो हस्तांतरण भुगतान होता है उसको दोस्तों यहाँ पर हमारे को क्या करना है? ऐड करना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो बिंदु रहने वाला है वो एक तरह से हम कह सकते हैं सारांश के रूप में हम देखने वाले हैं कि जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी हमने देख ली दोस्तों, एक भौगोलिक सीमा में जो उत्पादन होता है, भौगोलिक सीमा का आप मतलब जानते ही हो कि चाहे जिसमें देश का व्यक्ति हो चाहे विदेश का व्यक्ति हो, लेकिन हमारी सीमा में यदि उत्पादन हो रहा है तो वो दोस्तों किस में शामिल होगा? जीडीपी में शामिल होगा। और यदि दोस्तों जीएनपी की बात करें तो जीएनपी में कुछ नहीं है, इसका संबंध तो आपके पास भौगोलिक सीमा से होता है, इसका संबंध आपके नागरिकों से होता है। तो जीडीपी तो आपने निकालना सीख लिया, उसमें आपको कुछ नहीं करना। आपका कोई विदेश में व्यक्ति रह रहा है और वो यदि पैसा कमा के लेके आ रहा है तो उसको तो ऐड कर दो, और कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर हमारी भौगोलिक सीमा में उत्पादन कर रहा है तो उसको हमारे को क्या करना है? माइनस करना है। तो वहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी? जीएनपी आ जाएगी, और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो दो चार बिंदु यहाँ पर जो लिख रखे हैं वो क्या है? तो जीडीपी बराबर जीएनपी कब होती है? जीडीपी बराबर जीएनपी कब होती है? तो यहाँ पर इसको बिंदु को सही समझने की कोशिश करना। मान लो दोस्तों ये 100 रुपये हैं और इधर भी 100 रुपये हैं। यहाँ ये देशी व्यक्ति है, यानी कि हमारे देश का कोई व्यक्ति है, और ये कोई विदेश में 100 रुपये कमाता है। ठीक है, तो ये हमारे देश में लेकर के आया। ठीक है, ये लेकर के आया 100 रुपया। और यहाँ पर हमारे देश में कोई विदेशी व्यक्ति है, ये यहाँ पर उत्पादन करता है 100 का, और ये भी यहाँ यहाँ से कितने रुपए लेके जाता है? 100 रुपये। हम भी 100 रुपये लेकर के आए, वो भी हमारे से 100 रुपये लेकर के चला गया, यानी दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक बंद अर्थव्यवस्था हुई, यानी कि ना तो वो हमारे से ज़्यादा लेकर के गए ना हम वहाँ से ज़्यादा लेकर के आए। अर्थात हम कह सकते हैं हमारा जो यहाँ पर है वो जीडीपी और जीएनपी एकदम इक्वल रहेगा। क्यों रहेगा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जीडीपी हमारी है, मान लीजिएगा 1000 रुपया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हमारे को अक्स में क्या करना होता है? ऐड करना होता है अक्स की राशि। तो 100 रुपये मान लीजिए हम कमा के लेके आते हैं, और यहाँ से 100 रुपये वो कमा के लेके चला गया, तो यहाँ से 100 रुपये हम माइनस भी कर देंगे। तो दोस्तों ये तो कर चुकी है, तो जीडीपी हमारी ही जीएनपी होगी। जीडीपी और जीएनपी यहाँ पर क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी, विदेशी आय ऋणात्मक हो, विदेशी आय क्या हो? ऋणात्मक हो। जैसे जैसे दोस्तों यदि हम बात करें, यहाँ से कोई व्यक्ति विदेशी व्यक्ति है, वो अपने देश में कमा के लेके जाएगा 100 रुपया, और हम वहाँ से कमा के लेके आ रहे हैं 80 रुपया। तो यहाँ हम 80 रुपये कमा के लेके आए, और वो यहाँ से कितने रुपए लेके चला गया? 100 रुपये लेके चला गया। तो यहाँ से वो कितने रुपए ज़्यादा ले गया? 20 रुपया ज़्यादा ले गया। तो यहाँ पर दोस्तों जो 20 रुपया ज़्यादा लेके गया है, यानी हम कह सकते हैं विदेश से जो आय हमने प्राप्त की है वो ऋणात्मक है। कितने रुपया? 20 रुपया। क्योंकि दोस्तों विदेश में यहाँ से 100 रुपया कमा के लेके गया है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कमाए हैं? 80 रुपये कमाए हैं, यानी कि 20 रुपये हम कम कमा के लेके आए हैं। तो यहाँ से जो राशि निकलेगी वो निकलेगी जीडीपी यहाँ पर ज़्यादा होगी, किससे? जीएनपी से। और दोस्तों यदि जीडीपी आपको कम करनी है जीएनपी से, तो आपको क्या करना होगा? यहाँ से अगले को 80 रुपये कमा के लेके जाने दो, और हम वहाँ से 100 रुपये कमा के लेके आए विदेश से, और यहाँ से हमारे को 100 रुपये उसको ले जाने देंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमारे को 20 रुपये का जो प्रॉफिट होगा वो हमारी जीएनपी को अधिक कर देगा। इसलिए ये बात याद रखना, यदि विदेशी आय यदि धनात्मक है, विदेशी आय यदि धनात्मक है तो जीएनपी ज़्यादा होगी, विदेशी आय यदि ऋणात्मक है तो जीडीपी ज़्यादा होगी, और यदि बंद अर्थव्यवस्था है तो जीडीपी और आपकी जीएनपी इक्वल होगी। एनडीपी दोस्तों आपको पता ही होगा कि जीडीपी आपको पता ही है भौगोलिक सीमा से संबंध होता है, और उसमें से यदि डेप्रिसिएशन घटा दें तो आपके पास एनडीपी आ जाती है, ये हमने देख ही लिया। और एनएनपी आपको पता ही होगा। जीडीपी आपको पता है भौगोलिक सीमा, अक्स इसमें जोड़ेंगे, एम इसमें से घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? जीएनपी आ जाएगी। ठीक है, और उसमें से दोस्तों यदि डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? एनएनपी आ जाएगी। इसे दोस्तों जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ तक की जो वैल्यू है वो जीएनपी कहलाती है, और इसमें से यदि डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? एनएनपी आ जाएगी। अब ये मार्केट प्राइस क्या होती है? तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे और उसमें से माइनस में सब्सिडी कर देंगे। अगला बिंदु है दोस्तों एनएनपी है, वो एक फैक्टर कॉस्ट वाली कितनी है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो दोस्तों जीडीपी आपको पता है, उसमें वो भी लेनी है एट मार्केट प्राइस की।
एक्स ऐड करेंगे माइनस एम करेंगे तो आपके पास जीएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। उसमें से दोस्तों आपको डेप्रिसिएशन घटाना है तो दोस्तों डेप्रिसिएशन घटाते ही आपके पास एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। और उसमें से दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स घटा दें और सब्सिडी ऐड कर दें तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। और इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है साधन लागत पर ज्ञात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है, तो देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों हमने इस टॉपिक के करीब करीब सारे बिंदु हमने देख लिए हैं। और दोस्तों बाकी की जानकारी है वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और चैनल पर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को भी दोस्तों आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करने से अगली क्लास है वो आपके पास